Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start class number 2 of basics of direct taxation. ऐसा था, हमने स्टार्ट तो डायरेक्ट टैक्सेशन से ही किया और शेड्यूल में भी आज आपका शेड्यूल में ये डायरेक्ट टैक्स वाला ही पोर्शन आ गया है। तो आज के क्लास में हम लोग इसे ही करेंगे, डायरेक्ट टैक्स को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर 1 प्रीवियस डे हमने किया था और आज हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट क्या है आपको, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और देन आफ्टर आपको पता चले कि ये छोटे छोटे डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है, ये आपको पता नहीं रहा है। इसलिए हम लोग पहले से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। जैसे कि एसएससी का डेफिनेशन है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा इसको, असेसमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जो डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये सब इनकम टैक्स एक्ट, हम लोग कौन सा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। प्रीवियस डे हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो एक्ट है उसमें ये सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। एक्ट ने ये सबको डिफाइन किया है। क्लियर है मेरी बात ना? असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या होता है, फिर इसके बाद आपका जैसे पर्सन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ हम लोग पर्सन का मतलब जानते हैं हम लोग, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि ये सब लोग पर्सन है, ये सब लोग। मैं सभी को दिखाऊंगा एक एक करके। सो मैं सबसे पहले एसएससी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ द पर्सन एसएससी। इज माय वॉइस क्लियर लाइव स्टूडेंट्स? एसएससी, एसएससी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एसएससी मीन्स अ पर्सन whom any tax or any other sum of money is payable under this act। एसएससी कौन होता है? एसएससी वह पर्सन होता है जो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो मनी पेएबल करता है, देता है, उसको एसएससी बोलते हैं। यानी जो टैक्स पेयर है, जिसका बुक ऑफ अकाउंट्स एसेस होता है कि उसका इनकम कितना है। बुक ऑफ अकाउंट्स देखने से ही तो पता चलेगा ना आपकी इनकम कितना है, और फिर उस पर्सन को एसएससी बोला जाता है। फिर उस पर्सन को क्या बोला जाता है? एसएससी बोला जाता है। फिर देखिए इसमें और भी बातें दी गई है। इन एडिशन इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। प्रोसीडिंग मतलब उसके इनकम को एसेस करने के लिए, उसके इनकम को पता करने के लिए कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स लिया जाता है, कोई भी स्टेप्स लिया जाता है इस एक्ट के अंडर में, तब भी उस पर्सन को हम लोग एसएससी बोलेंगे। इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इज एसेसेबल। अगर एक पर्सन के रेस्पेक्ट में, से फॉर एग्जांपल्स मान लो मिस्टर ए के रेस्पेक्ट में, जो कि मिस्टर ए मिस्टर बी का फादर है और मिस्टर बी माइनर है, मिस्टर बी माइनर है, तो माइनर तो अपना इनकम टैक्स डायरेक्ट नहीं दे सकता है। माइनर का फादर के इनकम के साथ ये क्लब होगा, ये क्लब होगा, तो उसके फादर को भी यहां पर क्या बोला जाएगा? एसएससी बोला जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो एसएससी का ये डेफिनेशन है आपका। द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, जो लॉस सस्टेन करता है, जिसको रिफंड मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सभी पर्सन एसएससी बोले जाते हैं। एसएससी कौन होता है भाई? वह टैक्स पेयर पर्सन, वह टैक्स पेयर पर्सन जिसका बुक ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करके ये पता किया जाता है कि उसका पार्टिकुलर एक प्रीवियस ईयर में कितना अर्निंग्स जनरेट हुआ है। वैसे पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। इसके बाद आप आ जाइए यहां पर। उसके बाद से फिर ये भी है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर Who is deemed to be an SSC in default, SSC in default कब बोला जाएगा? जब वह इनकम टैक्स के किसी प्रोविजंस को नहीं फॉलो करेगा, ब्रेक करेगा, तब उसको क्या कंसिडर कर लिया जाएगा? यहाँ पर SSC in default, तब उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? SSC in default कंसिडर किया जाएगा, उसको SSC in default कंसिडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का असेसमेंट। असेसमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डिफाइन किया गया। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आप जब एसएससी का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो यहां पर देखिए आपको असेसमेंट वर्ड भी मिला था,
दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे? असेसमेंट वर्ड भी आपको मिला था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस असेसमेंट वर्ड का भी मतलब हम लोग जानेंगे। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज अ टाइप ऑफ प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ द एसएससी इज डिटरमाइंड। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी एसएससी के इनकम को पता कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं कि उसने कितने इनकम वन पर्टिकुलर ईयर में जनरेट किया है। इट मे बी बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम ऑफ द प्रीवियसली असेस्ड। असेसमेंट प्रोसीजर ये आपको नहीं करना, बस यहां तक आप करो। इट मे बी बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट हो सकता है और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ इनकम हो सकता है। नॉर्मल असेसमेंट का मतलब होता है जब पहली बार हम अपने पूरे बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं कि हमें कौन सा सोर्सेस से कितना इनकम जनरेट हुआ, तो ये नॉर्मल असेसमेंट हो गया। अगर हमने नॉर्मल असेसमेंट किया और सीबीडीटी को, सीबीडीटी कौन है? जो टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है हमारे कंट्री में, वो सीबीडीटी है। सीबीडीटी को जब हमें डाउट होता है कि नहीं भाई इस पर्सन ने जो हमें इनकम बताया है वह करेक्ट इनकम नहीं है, तो वह रीअसेसमेंट करता है हमारे इनकम को। रीअसेसमेंट मतलब दोबारा से हमारे इनकम को वह पता करता है। क्लियर है मेरी बात ना? दोबारा से हमारे इनकम को पता करता है, दैट इज नोन एज द रीअसेसमेंट। इसके बाद ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए भी आता है। ये तो हम लोग असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में फिर फाइनल लेवल में पढ़ाई करना अच्छे से। देखो लिख के भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोगों को दोबारा फिर कब पढ़ाई करना अच्छे से? फाइनल लेवल पे। तो अभी पहले फिलहाल हम लोग इंटरमीडिएट के एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से करें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे पर्सन का डेफिनेशंस। ये ना एग्जाम्स में कई बार आपको लिखने भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, पर्सन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी नहीं होगा, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा होगा इसलिए वीडियो पॉज हो रहा है। देन अब हम लोग पर्सन के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पर्सन के डेफिनेशन में देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं? यहाँ पे इनकम टैक्स, जैसे हम लोग नॉर्मली पर्सन का मतलब क्या समझते हैं? इंडिविजुअल को हम लोग सिर्फ पर्सन समझते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने सारे लोगों को पर्सन समझता है, क्योंकि उससे टैक्स लेना है। अगर उनसे उन्हें पर्सन नहीं समझेगा तो टैक्स वह नहीं ले पाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहां पर बोला है ना, द टर्म पर्सन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, लाइक चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन। पर्सन में कौन कौन लोग यहां पर कंसिडर किए जाते हैं? इंडिविजुअल इज ऑल्सो अ पर्सन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द HUF का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को भी पर्सन बोलता है, कंपनी भी पर्सन है। एक फॉर्म को भी पर्सन बोलता है। एओपी और बीओआई का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों ही पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। यहां पे पर्सन में सभी लोग आते हैं। मैंने सबसे पहले पर्सन में क्या बताया? नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 में मैंने क्या बताया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 3 में मैंने क्या बताया? कंपनी, नंबर 4 में मैंने क्या बताया? फॉर्म। फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। एलएलपी का नाम जानते हो आप लोग? एलएलपी होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा। फिर एओपी बीओआई का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ
इंडिविजुअल। फिर लोकल अथॉरिटी है, इसको नंबर 5 दे दो। ये नंबर 6 है लोकल अथॉरिटी। से फॉर एग्जांपल्स, लोकल अथॉरिटी का एक एग्जांपल्स है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, KMC। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज अ लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन में आता है। एंड एक लास्ट है 7 नंबर, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इंक्लूडिंग गॉड। गॉड सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स लेने के लिए सबको ले लिया पर्सन के डेफिनेशन में, सबको कंसिडर कर लिया पर्सन के डेफिनेशन में। आप इसको जल्दी से सबको आप ले लो। देखो अब मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगेन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31, हु आर कंसिडर्ड एज द पर्सन। आप मेरे साथ बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे तो अभी क्लास में ये याद हो जाएगा और इसको याद करना बहुत इसेंशियल भी है आपके लिए। हु आर कंसिडर्ड एज पर्सन, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके बाद तीसरा नंबर क्या है, कंपनी, फर्म, AOPBOI, इसके बाद लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इंक्लूडिंग गॉड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर सिर्फ इंडिविजुअल को सिर्फ अगर पर्सन कंसीडर करता तो सिर्फ इंडिविजुअल से टैक्स ले पाता, कंपनी से तो टैक्स नहीं ले पाता। और कंपनी भी पर्सन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जितने लोग हैं इन सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT पर्सन कंसीडर करता है। इनकम टैक्स एक्ट हमारे कंट्री का, CBDT क्या, इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि ये जो पर्सन का डेफिनेशन है ये इनकम टैक्स एक्ट ने दिया है डेफिनेशन। सबको पर्सन क्यों कंसीडर करता है, बिकॉज मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड होगा और इनको अपना इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सो पर्सन किसको कंसीडर किया जाता है, द टर्म पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सन के डेफिनेशन में इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके बाद से कंपनी, फर्म, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ऑल आर कंसिडर्ड एज द पर्सन। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे देखिए ये क्या बोला आपको, अंडर इनकम टैक्स एक्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में जिक्र किया। भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बहुत सारे ऐसे पीपल्स लोग हैं हमारी कंट्री में जिनका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म में बिजनेस है अभी भी, मतलब उनका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे, इनका कंपनी नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म का बिजनेस है, तो उनसे भी तो टैक्स लेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन है या नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज 31 में अभी अभी बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ पर्सन, इसको भी हम लोग पर्सन कंसिडर करते हैं। सो यहां पर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज would be assessed as the Hindu undivided family again। अगर कोई हमारे कंट्री में जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज का बिजनेस है, सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज का बिजनेस है, इसको भी सिमिलर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ही टैक्स का पेमेंट करना होगा। क्लियर है मेरी बात। ये आपके एग्जाम्स में MCQ में पूछा जाता है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदू लॉ का 2 स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स मतलब वैसा स्कूल्स नहीं जहां पे आप पढ़ने जाया करते हैं, उस तरह के स्कूल्स की बात नहीं हो रही है। तो हिंदू लॉ के देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ द हिंदू लॉ। आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है हिंदू लॉ के कितने स्कूल्स है। 2 स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स मतलब ये नहीं जो स्कूल्स में आप पढ़ने जाया करते थे वैसे स्कूल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हिंदू लॉ के स्कूल्स मतलब हिंदू लॉ के भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले पार्ट्स को बोलते हैं दाया बागा स्कूल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। दाया बागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है भाई। ये मैंने अभी अभी बताया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज आल्सो कंसिडर्ड एज द पर्सन।
अगेन मैंने आपको बताया कि जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज विल बी आल्सो असेस्ड एज द, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स का पेमेंट करना होगा, वैसे जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज और सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज का भी टैक्स का पेमेंट सिमिलर तरीके से होगा। फिर आपसे मैंने बताया कि हिंदू लॉ के कितने स्कूल होते हैं, ये आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। हिंदू लॉ के कितने स्कूल है? 2 स्कूल्स है, दयाभागा स्कूल और मिताक्षरा। दयाभागा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ जो है ना, ये पूरे इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट में फॉलो किए जाते हैं, सिर्फ 2 स्टेट, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा असम। वेस्ट बंगाल एंड असम में इसको फॉलो किया जाता है इस लॉ को, और रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डब्ल्यूबी एंड असम, ऑब्वियसली बात है ना कि यहां पर अगर दयाभागा फॉलो किया जाता है तो रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है? मिताक्षरा लॉ को फॉलो किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, आपको ये इसका डिफरेंस आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है, इसका डिफरेंस आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपके एग्जाम्स में लिखने आता है। मैंने आपको यहां पर एक वर्ड बताया था मेरे बच्चों, एओपी एंड बीओआई। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का भी डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। क्लियर है मेरी बात ना? मैं ये दोनों आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ का डिफरेंस बताने जा रहा हूं। देखिए ये 2 स्टेट में फॉलो किया जाता है। पहला नंबर डिफरेंस पॉइंट तो यही है, प्रिवेलेंट इन द डब्ल्यूबी एंड असम, एंड दिस लॉ इज प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट मतलब कहां पे फॉलो किया जाता है, इसको कहां पे इसको माना जाता है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाकी स्टेट्स में मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ फॉलो किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है सर, इस लॉ का मतलब क्या होता है ये समझाइए। नोबडी एक्वायर द राइट शेयर in the property by birth as the head of family is living, as the head of the family is living। यहां पे ना वेस्ट बंगाल में, अपना स्टेट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है ना। वेस्ट बंगाल में जब तक फैमिली का हेड जिंदा है, जब तक फैमिली का हेड पर्सन जिंदा है ना, तब तक कोई भी अदर फैमिली का मेंबर्स प्रॉपर्टी में अपना अधिकार नहीं जमा कर सकता। नोबॉडी इक्वायर द राइट, उसको अधिकार नहीं मिलता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टीज में कोई भी पर्सन असम और वेस्ट बंगाल में, असम और वेस्ट बंगाल में, असम एंड वेस्ट बंगाल में नोबॉडी इक्वायर द राइट। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। इक्वायर मतलब हासिल करना। इक्वायर द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ, मतलब जन्म लेने से, खाली जन्म ले लिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो ये नहीं बोलेगा जैसे उसका बच्चे का पिताजी अभी जिंदा है और जाके बोलेगा कि हमारा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन बिहार चले जाओ आप, कर्नाटका चले जाओ आप यूपी चले जाओ, आप उड़ीसा चले जाओ, आप साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट्स में चले जाओ, पंजाब चले जाओ, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया हर जगह पे जैसे ही बच्चा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म ले लेता है, जन्म लेते हैं उसका भी प्रॉपर्टी में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी में उसका भी राइट आ जाता है, सिर्फ जन्म लेने से। ओनली ऑन द बर्थ, ओनली ऑन द बर्थ। बात समझ आ रही है मेरी? ये लॉ का डिफरेंस है। देखिए, वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ, अपने फैमिली प्रॉपर्टी में वह जन्म से ही उसको राइट मिल जाता है। समझ आ रही मेरी बात? एंड नॉट बाय सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द एल्डर्स आर लिविंग। पिताजी अभी जिंदा है, पिताजी से बंटवारा कर सकता है बच्चा चाहे तो। समझ में आ रहा है ना? ये बाकी स्टेट्स में, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में हो सकता है क्या? असम में हो सकता है क्या? असम में फॉलो ही किया जाता है दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। क्लियर है मेरी बात? यहां ये पॉसिबल नहीं है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट और शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव। समझ में आ रहा है ना? आप देखोगे यहां पे आप जो रहने वाले वेस्ट बंगाल में लोग हैं, मेनली आप बंगाली फैमिलीज में जाकर के देखिए, जब तक पिताजी जिंदा है प्रॉपर्टी बच्चा ले नहीं सकता, पावर ही नहीं है उसका, केस फाइलिंग में नहीं कर सकता, कुछ भी उसका अधिकार ही नहीं है। एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव,
and only on the death of his father the children will equal right or share in the property in the state of Assam and West Bengal. याद रहेगा ये सब डिफरेंस आपको. फिर बोला है ना यहां पर, hence the father and his brother would be the co-partner of the Hindu undivided family. फादर और उनके पिताजी मतलब आपके अंकल, ये लोग ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो प्रॉपर्टीज है उसका मालिक होते टिल देयर अलाइव, जब तक ये जिंदा रहते. और मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जहां पे फॉलो किया जाता है, एवरी चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली एक्वायर राइट और शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी. जन्म लिया 18 साल का होते हैं, बोलेगा अपने पिताजी को मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा दो. बोलेगा पागल हो गया क्या तुम, बड़ा किया तुमको खिला पिला के अभी. बोलेगा देखो जाके पढ़ो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, हम पढ़ के आया, चाहिए प्रॉपर्टी में हिस्सा. बात समझ आ रही है कि आपको? ये लॉ है. इसके बाद आइए आप, हमारे कंट्री में जो कंपनीज ऑपरेट करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं कंपनीज, कंपनी पर्सन है या नहीं है? माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको सेक्शन 2 क्लॉज 31 में बताया कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन. कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी कैसे क्रिएट होता है? लॉ से क्रिएट होता है. हमारे कंट्री में कंपनीज के लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट, जो आपको लॉ में पढ़ना भी है, वहीं से लॉ आपका स्टार्ट भी किया जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में कंपनीज के टाइप्स भी है. कौन कौन से टाइप्स है? देखिए सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी हम लोग पढ़ेंगे. डोमेस्टिक कंपनी. अच्छा सर ऐसा आप क्यों पढ़ा रहे हैं डिफरेंस ये सब? डोमेस्टिक कंपनी का रेट ऑफ टैक्स अलग है और फॉरेन कंपनी जो हमारे कंट्री में आके बिजनेस करते हैं ना, उनके लिए रेट ऑफ टैक्स अलग है. तो भाई रेट ऑफ टैक्स दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का मतलब तो जानना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे डिफरेंस कर पाओगे कि कौन सा डोमेस्टिक कंपनी और कौन सा फॉरेन कंपनी है? नाम से कि वोडाफोन है तो फॉरेन की कंपनी है, कितना नाम याद रखोगे? लाखों की संख्या में कंपनीज है, 2-4 फेमस का नाम आपको बस याद है, सबका तो नहीं याद है ना. इसलिए आपको यू नीड टू लर्न अ डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज. तो अभी हम लोग सबसे पहले यहां पर डोमेस्टिक कंपनी के बारे में जानेंगे. अगर आपको एक मेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आवश्यक सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सुन लीजिए. अगर आपको एग्जैक्ट, मैंने आपको जैसे बोला था कि आप नोट्स एक तैयार करेंगे, समरी नोट्स आफ्टर जस्ट आफ्टर द क्लास, एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू विल फॉलो. देन आपको अगर एग्जैक्ट ये सेक्शन याद होता है तभी आप एग्जाम्स में इसको लिखें. अगर आपको सेक्शंस याद नहीं हो पाते हैं तो आप विदाउट सेक्शन ऑफ डेफिनेशंस लिखो, आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा. लेकिन अगर आपने ऐसा गलती किया, जैसे जैसे मैं ये गलती करके दिखा रहा हूं, डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन है कोई भी, मतलब सिर्फ मैं इस डेफिनेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे टेक्स्ट के बुक में, पूरे लॉ के बुक में अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया और डेफिनेशन पूरा सही दिया है, फिर भी आपका मार्क्स कटना डिसाइडेड है एकदम. सर ऐसा भाई आप लिखोगे सेक्शन 2 क्लॉज 22, लेकिन ये डोमेस्टिक कंपनी का जो डेफिनेशन है ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 22A में, 22A में, और आपने तो सिर्फ लिखा है 22. इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन है, क्या ये सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है? एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस सेक्शन के अंडर में कुछ दूसरा डेफिनेशन है और आपने सेक्शन नंबर दिया ये और डेफिनेशन लिखा डोमेस्टिक कंपनी का, तो सही होगा क्या? इसके वजह से आपका पूरा नंबर कट जाएगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर सेक्शंस एग्जैक्ट याद होता है तो आप लर्न कर लो, अगर नहीं याद होता, क्योंकि आपको हजारों की संख्या में सेक्शंस मिलने वाले, हजारों की संख्या में, कितना याद रखोगे? कुछ सेलेक्टेड कहीं कहीं जगह पे ज्यादा पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा. जो एग्जैक्ट याद है उसे याद रखो, जो एग्जैक्ट याद नहीं है विदाउट सेक्शन यू कैन राइट डेफिनेशंस और द टॉपिक्स एक्सप्लेनेशंस और यू विल गेट द फुल मार्क्स. समझ आ रही है मेरी बात ना? लेकिन आप गलत सेक्शन लिख देंगे और मैटर सही लिखेंगे तो भी आपका मार्क्स पूरा कटेगा. तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे. क्लियर है मेरी बात ना? आइए डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशंस पे हम देखते हैं. डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं? नाम से पता चल रहा है ना कि डोमेस्टिक कंपनी है तो वह कौन सी कंपनी होगी? इंडियन कंपनी होगी. डोमेस्टिक कंपनी है तो कौन सा कंपनी होगा? इंडियन कंपनी. इट मींस एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी which in respect of its income liable to income tax. Domestic company
वह कोई भी इंडियन कंपनी है या एनी अदर कंपनी जिसको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ता है, जिसको इंडिया में क्या करना पड़ेगा। कंपनीज भी तो अर्निंग करता है ना अपने नाम पे, और कंपनी जब अपने नाम पे अर्निंग करता है तो इसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स का पेमेंट करना होता है। He made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividend. ऐसी कंपनी, अच्छा इंडियन कंपनी जो है, से फॉर एग्जांपल आप नाम जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, मुकेश अंबानी जी उसके सीईओ है। तो ऐसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी इंडियन कंपनी है या नहीं है? है। ये कंपनी ईयर बाय ईयर, एवरी ईयर अपने डिविडेंड्स, अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती है? ऑब्वियसली करता है। तो ये क्या लिखा है, इट मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इनकम लायबल टू इनकम टैक्स, मतलब जो ये इनकम करेंगे उस इनकम के ऊपर इनको इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। हैज मेड, मतलब इंडियन कंपनी हैज मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया पेएबल आउट ऑफ सच इनकम। पहले इनकम आता है ना कंपनीज के पास, तो ये इनकम जब पूरा आ गया तो ये अपने शेयर होल्डर्स के बीच पैसे बांटते हैं। पैसे कैसे बांटते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जैसे आप बैंक में मनी रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, आप डिबेंचर परचेज करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स परचेज करते हो तो कंपनी आपको बदले में क्या रिटर्न देती है? डिविडेंड देती है। लेकिन डिविडेंड देते वक्त डिविडेंड से आपका टैक्स काट कर कंपनी देती है। समझ आ रहा है मेरी बात ना? इसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं। ये आपको कंपनी कॉर्पोरेट, जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ग्रुप 2 में, उसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो ओल्ड सिलेबस में कंपनी अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है, न्यू सिलेबस में उसका नाम खाली चेंज कर दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर दिया, चैप्टर सारा सेम टू सेम है। बात समझ आ रही है आपको? सब कुछ सेम है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में भी, इंडियन कंपनी का भी डेफिनेशन आपको दे दिया गया है यहाँ पर। हमारे कंट्री में अभी कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है? हमारे कंट्री में अभी कौन सी कंपनीज एक्ट प्रिवेल कर रहा है, बताएंगे आप लोग? आप हमें टाइप करके लाइव स्टूडेंट्स बताएंगे हमारे कंट्री में अभी कौन सा कंपनीज एक्ट प्रिवेल कर रहा है, और यहां बैठे भी बच्चे बताएंगे हमें हमारे कंट्री में भी कौन सा कंपनीज एक्ट प्रिवेल कर रहा है। कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट हमारे देश में चल रहा है। इसके पहले हमारे कंट्री में कौन सा कंपनीज एक्ट था? 1956। कौन सा कंपनीज एक्ट था? 1956। यानी 2013 के पहले जो कंपनी रजिस्टर हुआ है, जैसे टाटा कंपनी का नाम आपने सुना है, रिलायंस का नाम आपने सुना है, ये सब कंपनी 2013 के बाद रजिस्टर हुआ ना, 2013 के पहले था रजिस्टर? पहले ही रजिस्टर था। तो क्या नया कंपनीज एक्ट आने से वो कंपनी बेकार हो गया जो 2013 के पहले रजिस्टर्ड था ना? वो भी कंपनी कंसीडर किया जाएगा, उसको भी कंपनी कंसीडर किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नया एक्ट आ जाएगा तो पुरानी कंपनी बेकार हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ना है। तो यहां पे बोला है कि इंडियन कंपनी होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं। 2 conditions should be satisfied so that a company be regarded as the Indian company. किसी कंपनी को इंडियन कंपनी कंसिडर किए जाने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। 2 conditions. First conditions, the company should be formed and registered under the Companies Act 1956 and 2013. यहां पे आप लिख लेंगे ये चीज। दोनों 1956 में भी अगर रजिस्टर हुआ है तो भी, और अगर वह नए कंपनीज एक्ट 2013 में अगर रजिस्टर हुआ है तो भी उसको इंडियन कंपनी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद से मतलब रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 और यानी आप 1956 को कट कर दो आप, और आप लिख दो यहां पे 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, कोई भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो भी उसको कंपनी कंसीडर किया जाएगा। डन है मेरी बात? अभी देखिए
और दूसरा कंडीशन इसका क्या है भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया। हेड ऑफिस दैट मींस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, तब ऐसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं इंडियन कंपनी। पहला कंडीशन क्या इंडियन कंपनी होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन टू बी द इंडियन कंपनी इज टू रजिस्टर्ड मस्ट बी इन इंडिया and registered office of the registered company is located in India, anywhere in India, so that company will be considered as the Indian company। उसको कौन सा कंपनी बोलेंगे हम लोग, इंडियन कंपनी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद से देखिए यहां पर ये सबको भी इंडियन कंपनी कंसिडर किया जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा है यहां पर, द एक्सप्रेशन इंडियन कंपनी में also includes the following provided their registered or principal office is in India। इन सबको भी इंडियन कंपनी बोला जाएगा, खाली इनका रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। एडुकुंज एकेडमी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, इंडिया में है, तो ये कौन सी कंपनी बोली जाएगी, इंडियन कंपनी कंसिडर किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कंपनी होने के लिए हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे होना पड़ेगा, इंडिया में। ये नीचे मैं 1 2 3 4 जो पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इनके अगर रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो ये सभी भी इंडियन कंपनी कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर है मेरी बात ना। जैसे से फॉर एग्जांपल एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। प्रोविंशियल मतलब लोकल एक्ट होता है, समझ आ रहा है मेरी बात ना। हमारे कंट्री में कोई भी कॉर्पोरेशन, एनी कॉर्पोरेशंस रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल, स्टेट और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल मतलब लोकल गवर्नमेंट। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल गवर्नमेंट होता है, समझ में आ रहा है मेरी बात ना। सो प्रोविंशियल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। जैसे आपने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नाम सुना है, आपने नाम सुना होगा वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, WBSTC नाम सुना है, बसेस के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिखा मिलता है ना। तो वह कॉर्पोरेशन को क्या बोला जाएगा, इंडियन कंपनी। क्या बोला जाएगा, क्योंकि उसका भी रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, इंडिया में। दैट कंपनी विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज द इंडियन कंपनी, उसको भी इंडियन कंपनी बोला जाएगा। इसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशन और बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड मतलब यहां पर बोर्ड मतलब कौन सा, CBDT। बोर्ड का मतलब सिर्फ आप क्या समझोगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी बॉडी को, बॉडी मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर डिक्लेयर कर देगा कि तुम इंडिया में हो एंड यू आर अ रजिस्टर्ड कंपनी, तो उसको उस दिन से कंपनी माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन। इनकम टैक्स के हिसाब से CBDT उसको कंपनी मान लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। वो भले कंपनीज में रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर CBDT उसको कंपनी कंसिडर कर लेगा, डिक्लेयर कर देगा, तो उसको उस टाइम से कंपनी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है बच्चे आपका, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज which was in force in any part of India, any part of India। ये अदर देन जम्मू एंड कश्मीर वाली बात अभी हट गई है, ठीक है ना। अभी तो जम्मू कश्मीर भी अपने साथ है। इसके बाद से इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, इसको दूसरे क्लॉज में बताया है, जैसे ये आपका ना दूसरे क्लॉजेस में इसको बताया। जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई अगर कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हुआ है, उसको भी इंडियन कंपनी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद हमारे जो यूटीज है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज है हमारे कंट्री में, जैसे दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, स्टेट ऑफ गोवा, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड देयर विल बी कंसिडर्ड एज द इंडियन कंपनी। उन सभी को इंडियन कंपनी कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद आ जाइए, फॉरेन कंपनी हम लोग किसे कंसिडर बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वह सभी फॉरेन कंपनी, यानी जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है, ये सभी क्या कंसिडर किए जाते हैं, फॉरेन कंपनी कंसिडर किए जाते हैं। ऑल विल बी कंसिडर्ड एज द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक कंपनी, उसको फॉरेन कंपनी हम लोग बोलते हैं।
इसके बाद मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, इंडिविजुअल इज अ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ पर्सन। फिर मैंने आपको बताया कंपनी इज अ पर्सन। कंपनी में मैंने आपको टाइप बताया डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी में मैंने आपको बताया इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, ये बताया मैंने। अब हम लोग पर्सन का नेक्स्ट पर्सन कौन है, फॉर्म है। फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। हमारे कंट्री में बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म के तौर पे चलता है। ऐसे बहुत सारे हमारे कंट्री में, देश में लोग हैं जिनका बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में के फॉर्म में चलता है। अभी लाइव स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या बच्चों मेरे? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा है, इंटरप्शंस तो नहीं आ रहा है? नहीं, ओके भाई। देखिए, द टर्म फॉर्म, partner and partnership have same meaning as assigned to them in the Indian Partnership Act 1932। ये एक्ट भी आपको लॉ में पढ़ने हैं, लॉ सब्जेक्ट में आपको ये एक्ट भी स्टडी करना है। तो फर्म, पार्टनर एंड पार्टनरशिप सभी का मतलब क्या है, एक जैसा है। देखिए यहां पर क्या बोला है, इन एडिशन द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या ये आप यहां पे मिल रहा है ना, इसके पहले ही मैं ये बात बोल चुका हूं आपको। अरे मेरे भाइयों, यहां पे मैं लिख रहा था तभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो फर्म होता है उसमें एलएलपी भी शामिल है। एलएलपी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप फर्म, बोल दिया है मैंने। ये भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है, मैंने यहां पर सिर्फ नाम बताया। अभी हम लोग वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। तो माय डियर स्टूडेंट्स कम हियर, फर्म यहाँ पे एंड द पार्टनर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज दे मे बी डिफाइंड इन द एलएलपी एक्ट 2008। ये चैप्टर भी, ये एक्ट भी आपको लॉ सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान से समझोगे, एकदम ध्यान से समझोगे, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, एओपी क्या होता है? एओपी में एसोसिएशन वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है, एसोसिएशन में कोई एक पर्सन होता है ना, एक से ज्यादा होता है, बस इतना मेरे को बताओ। कोई भी एसोसिएशन होता है तो उसमें एक लोग होते हैं, वन पीपल होता है या मोर देन वन पर्सन होता है? मोर देन वन पर्सन होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो बनता है ना, उसमें एक इंडिविजुअल भी एसोसिएट हो सकता है। एसोसिएट होना मतलब शामिल होना, एक इंडिविजुअल भी उसमें एसोसिएट हो सकता है। कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी इसमें एसोसिएट हो सकता है, कोई कंपनी भी इसमें एसोसिएट हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई इंडिविजुअल, अच्छा और मजे की बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें एसोसिएट हो सकता है। समझो, एओपी में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही शामिल होंगे इस एसोसिएशन में, मतलब हमारे जैसे पर्सन सिर्फ इसमें आएंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एनीवन कैन ज्वाइन, आइदर दे आर इंडिविजुअल और कंपनी और फर्म और एलएलपी और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनीवन कैन ज्वाइन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर है मेरी बात? लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल कैन ज्वाइन, सिर्फ इंडिविजुअल ही इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल कैन ज्वाइन। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन देखिए क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैंने अभी अभी बताया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी एसोसिएट हो सकता है। कौन कौन एसोसिएट हो सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एलएलपी, anyone company, anyone can be associated in the association of person। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी शामिल हो सकता है। देखिए, when person combined together for promotion of joint enterprise they are accessible as AOP। तब उनको AOP, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिडर किया जाता है। if they do not in law constitute a partnership, in order to constitute an association of the person, यहाँ पे
person must for a common purpose or action and their object must be to produce income. एसोसिएशन ऑफ पर्सन कब बनता है? जब एक ही थिंकिंग के लोग एक ही ऑब्जेक्ट से एक साथ ज्वाइन करते हैं और उनका सबका पर्पस सेम होता है, एक्शंस सेम होते हैं और सबके टारगेट्स होते हैं अर्निंग करना, तब इसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का डिफरेंस आपको एग्जाम्स में लिखने आता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। सर 2 मार्क्स का हम लोग करके भी क्या लेंगे? 2 मार्क्स करके। एवरी सिंगल नंबर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोफेशनल कोर्सेस। बच्चे लोगों को 39 पे भी लोग इंस्टीट्यूट फेल कर देता है, 39 दे करके भी फेल कर देता है। समझ आ रहा है मेरी बात ना? तो आपको एकदम एग्जैक्ट एक एक नंबर का भी इंपॉर्टेंस आपको देना है। पहले हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को समझते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल मतलब हम जैसा जिंदा इंसान, हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मिलकर के बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना सकते हैं। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी एक कंपनी है एडुकुंज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, 2, और मेरा एक पार्टनरशिप फर्म भी है। मैं खुद, मेरी कंपनी और मेरा पार्टनरशिप फर्म, ये तीनों मिलकर के एक एओपी बना सकते हैं क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकते हैं क्या? यस और नो? रिप्लाई कीजिए मुझे, यस और नो? यस, बिकॉज एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंपनी भी शामिल हो सकता है, इंडिविजुअल भी शामिल हो सकता है, आपका ये नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म भी उसमें एसोसिएट हो सकता है। बट इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल कैन बी एसोसिएटेड, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल कैन बी एसोसिएटेड। सिर्फ इंडिविजुअल इसमें शामिल होंगे। क्लियर है मेरी बात ना? देखिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का डेफिनेशन से, इट डिनोट्स द स्टेटस ऑफ पर्सन्स लाइक एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी who merely receive the income jointly and who may be accessible in like manner as to them extend to the beneficiaries individuals। यहां पे मार्क कर लो इतना ही इसमें, और एग्जांपल्स मार्क कर लो, म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन, मेंबर्स क्लब एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? एग्जांपल्स है। अगर आपको कभी एग्जाम्स में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एक एग्जांपल्स पूछता है तो ये आप लिखेंगे, म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन, मेंबर्स क्लब। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं यहां पर, ठीक है? यहां पे इसमें तो कोई भी एसोसिएट हो सकता है। ये 2 लाइन का 2 डिफरेंस है भाई, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 डिफरेंस है। आज आप जब घर जाएंगे ना तो आपको इस डिफरेंस को ना अपने कॉपी पे लिखना है। कैसे लिखना है पता है आप लोगों को? टेबल वाइज करके लिखना है। और अच्छा होगा कि आप मेरे सामने अभी लिख डालो, हेडिंग दे दो, मैं अभी आपको कॉपी में 2 पार्ट्स कर दो, एक साइड लिख दो एओपी, दूसरे साइड में लिख दो बीओआई। कॉपी आपको एक कैरी करना है क्लास में रनिंग नोट्स लिखने के लिए, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है अभी लिख लेना चाहिए, और आप साथ साथ लिखते भी रहो। लेक्चर जब चल रहे हैं तो लिखते भी रहो अगर आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो। और या तो जो मैं लिखाऊंगा उसके लिए, मैं सम्स कराऊंगा उसके लिए, और आप एक अपना अलग कॉपी मेंटेन करेंगे घर पे, 2 कॉपी एवरी सब्जेक्ट्स के आपके 2 कॉपी होंगे, 2 कॉपी। सर कॉपी बहुत ज्यादा लग जाएगा, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे? तुम लोग अभी तक इंस्टीट्यूट का, ट्यूशन का फीस 50 से 60 हजार रुपया खर्चा कर चुका है। 16 कॉपी खरीदने में कितने रुपए लग जाएंगे? 500, 600 और खर्चा कर दो ना, 500-600 क्या है। लेकिन आपके पास ना सब कुछ अरेंज्ड फॉर्म में होगा। आप जो एक समरी वाली कॉपी बनाओगे ना अपने लिए, वो आपको एग्जाम्स के समय एकदम विटामिन का काम करेगा। और एक जो क्लास में रनिंग नोट्स लिखोगे जिसमें मैं सम्स कराऊंगा, जिसमें मैं कुछ लिखाऊंगा टाइम टू टाइम, आपको 2 कॉपी आपको एवरी सब्जेक्ट्स के मेंटेन करने हैं। जो अकाउंट्स कॉस्ट वगैरह होता है उसमें क्या करना है, एक क्लास कॉपी होगा, एक होमवर्क कॉपी होगा। एक क्लास कॉपी होगा, एक होमवर्क। क्लास कॉपी में होमवर्क नहीं करना है, होमवर्क कॉपी में क्लास वाला नहीं लिखना है। ये आपको पूरा फॉलो अप करना है। मैं अभी दूसरे सब्जेक्ट्स के क्लासेस में सारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करने। एवरी सब्जेक्ट्स के 2 कॉपी होंगे आपके पास, दैट इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, देखिए लिखिएगा
एओपी आपने पहले लिखा है कि बीओआई आपने पहले लिखा है? बीओआई आपने पहले लिखा है। जो जिधर लिखा है भाई लिख लो, कोई एओपी पहले लिखा होगा, हमें क्या, हम अगर एओपी का पहले बोलेंगे और आपने एओपी बाद में लिखा होगा तो बाद वाले कॉलम में लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मैं बीओआई में बोल रहा हूं, इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, रोमन का नंबर 1 देके लिखना, इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ओनली इंडिविजुअल कैन बी मेंबर, ओनली इंडिविजुअल कैन बी मेंबर, सिर्फ इंडिविजुअल ही उसमें मेंबर बन सकता है। मतलब हम जैसे जिंदा इंसान, लाइव इंसान ही सिर्फ क्या कर सकता है, उसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मेंबर बन सकता है। एओपी वाले में नंबर 1 देके लिखो, एओपी वाले में नंबर 1 देके लिखो, इन केस ऑफ एओपी, इन केस ऑफ एओपी, इन केस ऑफ एओपी एनी पर्सन कैन बी इट्स मेंबर, any person can be its members, any person can be its members, members like firm, FIRM firm, LLP कॉमा दे देके लिखना, LLP कंपनी एक्सेट्रा, कंपनी एक्सेट्रा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है। सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस में आ जाइए, बीओआई में लिखोगे सेकेंड डिफरेंस पहला, इन केस ऑफ बीओआई, बीओआई इन केस ऑफ बीओआई, बीओआई कैप्स में लिखना भाई, इतना तो सम्मान देना पड़ेगा आपको। इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कॉमा देके लिखिएगा, कॉमन विल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, कॉमन विल मे और मे नॉट प्रेजेंट। विल मतलब क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन विल मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट। ये बात समझ में आ रही है ना? कॉमन विल की कमी देखी जाती है किसमें, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। भाई इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हम जैसे इंसान लोग शामिल होते हैं ना, तो सबका विल पावर एक जैसा नहीं होता, इंडिविजुअल का विल पावर सबके एक जैसा होता है। कोई ऐसा बच्चा आपके क्लासरूम में आपको मिलेगा जो अपना एग्जाम्स पास करने के लिए अपना जी जान लगा देगा, पूरा एकदम झोंक देगा अपने आप को पूरा, और कोई दूसरा बच्चा मिलेगा जो ठीक है एग्जाम्स निकलेगा तो निकलेगा, इस बार नहीं तो अगला बार निकालेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे सबका विल पावर एक जैसा होता है क्या? नहीं ना, सबके विल पावर में डिफरेंस है। विल पावर किसको बोलते हैं? दिल की इच्छा को बोलते हैं विल का पावर, समझ में ना। किसी को बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, विल पावर ज्यादा बड़ा है उसका, बड़े मेहनत करता हुआ। लेकिन एओपी में क्या होता है, सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं रहता है ना, उसमें तो कंपनी भी रहता है, फर्म भी रहता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है वह। तो ऐसे केस में ना विल पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है। समझ आ रही मेरी बात ना? लिखिएगा, इन केस ऑफ एओपी, एओपी का दूसरा नंबर, एओपी का सेकंड नंबर, इन केस ऑफ एओपी मेंबर्स वॉलेंटरली, वॉलेंटरली VOLUNTARILY वॉलेंटरली come together with a common will, with a common will। इनके विल कॉमन होते, ऑब्जेक्ट कॉमन होते। जैसे आप और हम सभी लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सब लोग पढ़ रहे हो, हमारी सबकी कॉमन विल एक ही है, क्या? एग्जाम्स पास करना, नॉलेज गेन करना, हमारी सबकी कॉमन विल एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों, लोकल अथॉरिटी। मैं आपको क्या पढ़ाया? पर्सन कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं, इंडिविजुअल। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, कौन से सेक्शन में हम लोग पढ़े थे? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कौन से सेक्शन में पढ़े थे? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पढ़े थे, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कौन कौन होते हैं भाई इसमें? इंडिविजुअल होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, कंपनी होता है, फर्म होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। यहां तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया। अब आता है नंबर लोकल अथॉरिटी, और उसके बाद वाला नंबर आएगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्लियर है मेरी बात? लोकल अथॉरिटी को हम लोग पहले देखते हैं।
लोकल अथॉरिटी को भी, लोकल अथॉरिटी का भी तो इनकम होगा। जैसे कोई म्युनिसिपल कमिटी है, कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नाम सुने हो, ठीक है ना, दिल्ली कॉरपोरेशन, इन लोगों का इनकम होता है या नहीं होता है? थोड़ा बोलो ना मेरे को, ये लोग इनकम करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई हमसे ये लोग भी लोकल टैक्स लेते हैं बहुत सारे, इनके भी बहुत बड़े बड़े इनकम्स हैं। पंचायत बोर्ड है, इनके इनकम होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो भाई ये अपने इनकम के ऊपर टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। हमारे कंट्री का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, छोड़ दो ना प्राइम मिनिस्टर, अरे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपने देश का, उनको भी टैक्स देना होता है। उनको भी तो सैलरी मिलता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को भी सैलरी मिलता है, प्राइम मिनिस्टर अपना सैलरी के ऊपर टैक्स देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देना होगा, देना ही होगा। वे लोग कानून से ऊपर नहीं है सर, क्या पता वो लोग ही तो गवर्नमेंट चला रहे, नहीं देते होंगे, देना होगा उनको। वे गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं, दे आर द ओनली एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नमेंट तो हमारे ऑफिसर्स चलाते हैं। समझ आ रही मेरी बात ना? तो आपको टैक्स देना होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये जो है ना, लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं? म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी और पोर्ट कमिश्नर, बॉडी ऑफ द पोर्ट कमिश्नर। पोर्ट एरिया होता है, पोर्ट एरिया में पीपल नहीं रहते हैं क्या? पोर्ट एरिया जो होता है, जैसे आपको मैं, हल्दिया पोर्ट है, अब हल्दिया कॉरपोरेशंस भी है, हल्दिया पोर्ट एरिया भी है। पोर्ट एरिया में जो कमिश्नरेट है, वहां पर कॉरपोरेशन नहीं होता, पोर्ट एरिया में वहां पर क्या होता है? कमिश्नरेट होता है। क्या होता है? कमिश्नरेट, मतलब कमिश्नर के अंदर सब कुछ आता है। समझ आ रही मेरी बात ना? तो उस बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर को भी पर्सन कंसिडर किया जाता है। और कोई भी अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड, जैसे कि पंचायत बोर्ड है, और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, कोई भी तरह का अदर लीगली इंटाइटल्ड गवर्नमेंट का बॉडी है जो म्युनिसिपल और लोकल फंड को कंट्रोल और मैनेजमेंट करता है, उन सभी को लोकल अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंसीडर करता है और उनसे भी टैक्स लेता है। टैक्स सभी को देना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यहां तो सबको ले लिया। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लास्ट पर्सन का डेफिनेशन, लास्ट। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आर द एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन नहीं है। हम लोग कैसे पर्सन है? हम लोग कैसे पर्सन है? नेचुरल पर्सन है, वी आर द नेचुरल पर्सन, ठीक है ना। बट दे आर सेपरेट एंटिटीज इन द आई ऑफ लॉ। उनको सेपरेट एंटिटीज, जो जुरिडिकल मतलब क्या होता है? जो बाय लॉ क्रिएट किए गए हैं, लॉ के द्वारा बनाए गए, उनको कानून ने बनाया है। बात समझ में आ रहा है ना? वे माँ बाप से उनका जन्म नहीं हुआ है, तो ये नेचुरल पर्सन नहीं है, बट दे आर सेपरेट एंटिटीज इन द आई ऑफ लॉ। दिस इज अ रेसिडुअल कैटेगरी, ये रेसिडुअल कैटेगरी है। रेसिडुअल कैटेगरी का मतलब क्या होता है? जैसे आपको मैंने रेसिडुअल हेड बताया था, रेसिडुअल हेड का नाम बताना। रेसिडुअल हेड का नाम बताओ। कल पढ़ाया था ना 5 हेड, तो रेसिडुअल हेड का नाम क्या है? रेसिडुअल हेड का नाम क्या है? 5 हेड मैंने कल पढ़ाया था। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ाया था, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन पढ़ाया था, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ाया था। और मैंने बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज द रेसिडुअल हेड, याद है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज द रेसिडुअल हेड, इसको बोलते हैं। वैसे ही रेसिडुअल कैटेगरी में ये हेड आता है, ये मतलब ये कैटेगरी है। could cover all artificial person with juridical personality and not falling under any other above category। जो above category में नहीं आएगा वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का एग्जांपल डिटीज। डिटीज मतलब क्या होता है? गॉड, ठीक है ना। टेम्पल, इनकम आता है कि नहीं? आता है नहीं लोगों का? उनको टैक्स भरना होगा कि नहीं? उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं छोड़ा। बोला धर्म होगा आपका होगा, हमें नहीं पता, हमें टैक्स चाहिए। समझ आया मेरी बात ना? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज, आपके एग्जाम्स में पता है कभी कभी ऐसा देता है 4-5 नाम दे देगा
1 2 3 4 5 और पूछेगा ना कि ये कौन है, जैसे यूनिवर्सिटी का कोई नाम लिख देगा, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का कोई नाम लिख देगा, से फॉर एग्जांपल लिख देगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, या क्या है, कंपनी है कि लोकल अथॉरिटी है कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है कि पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या बोलोगे आप? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। बात समझ आ रहा है ना? तो आपको ये याद रखने होंगे, ऑप्शन में ऐसे पूछे जाते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटीज, इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। उनको क्या कंसिडर किया जाता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक हम लोग पर्सन के डेफिनेशंस में जो 7 पीपल्स थे उनका हम लोग एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे थे अभी तक। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इनकम। सर इनकम पढ़ के क्या फायदा? इनकम में बहुत है, देखो ना, इतना इनकम में ले लिया है ना, सबको इनकम मान लिया। हम लोग इतना सारा पढ़ेंगे क्या? देख रहे हो इनकम का डेफिनेशन है। सर इनकम का डेफिनेशन कभी एग्जाम्स में लिखने आएगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं आएगा भाई। 25-23 पॉइंट है, कैसे लिखोगे? 23 पॉइंट। गवर्नमेंट ने इनकम को इतना बड़ा क्यों डिफाइन किया? देख रहे हो कितना बड़ा डिफाइन किया है? क्योंकि वह सभी कुछ को इनकम मानना चाहता, मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग्स को वह इनकम कंसीडर करेगा, तभी तो टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे लेकिन विदाउट हेडेक लिए पढ़ेंगे। विदाउट हेडेक मतलब किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 23 पॉइंट है कैसे याद करेंगे, पूरा हेडेक ले लेगा एकदम। ऐसे हम लोग हेडेक लेके पढ़ेंगे क्या इसको? इनकम का डेफिनेशन लिखने आएगा क्या एग्जाम्स में? नहीं। लेकिन आप सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, आपका सब्जेक्ट ही है इनकम टैक्स, और आपको इनकम का मतलब ही नहीं पता है, तो टैक्स कैसे दोगे? तो आपको इनकम का मतलब तो बहुत अच्छे से समझना होगा, लेकिन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। बात समझ आ रही है मेरे ना? हाँ, इसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज टाइप के चीज पूछे जा सकते हैं कि ये इनकम है या नहीं है, तो भाई पढ़ोगे तभी तो रिप्लाई कर पाओगे। तो चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? आइए, इनकम को इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 क्लॉज 24 में इनकम को डिफाइन किया गया है। इनकम को कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डिफाइन किया गया है। इनकम क्या होता है? इनकम टैक्स एज द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिगिंस विद द वर्ड्स इनकम इंक्लूड्स। किस वर्ड से शुरू हुआ है? इनकम इंक्लूड्स से। मतलब यहां पे लिखा है ना इनकम इंक्लूड्स, मतलब इनकम में ये सब इंक्लूडेड है जो नीचे मैं बताने जा रहा हूं। Therefore, it is an inclusive definition and not an exhaustive one. इंक्लूसिव मतलब क्या क्या इनकम में इंक्लूड होगा वह सबको बता दिया है। यहां पे देखिए क्या है, एट प्रेजेंट द फॉलोइंग टर्म ऑफ रिसीट आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन इनकम। मतलब नीचे दिए गए जो रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट समझ में आता है ना, रिसिप्ट जो मिलता है उसको रिसिप्ट बोलते हैं। ये नीचे दिए गए जो रिसिप्ट्स है ना, उन सभी रिसिप्ट्स को हम क्या कंसीडर करेंगे? इनकम कंसीडर करेंगे। सभी रिसिप्ट्स को हम क्या कंसीडर करेंगे? इनकम कंसीडर करेंगे। नंबर 1, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोफेशन से हमें जो प्रॉफिट और गेन होगा उसे हम इनकम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। डिविडेंड्स, जो हमें डिविडेंड्स मिलता है, डिविडेंड जैसे मान लीजिए आप में से कोई बच्चा अगर किसी कंपनी का शेयर्स परचेज किया है, शेयर्स आप परचेज करेंगे तो शेयर्स खरीद, जिन कंपनी का आपने शेयर्स परचेज किया वह कंपनी आपको रिटर्न में क्या देता है? डिविडेंड देता है। एंड दैट डिविडेंड अर्निंग्स, डिविडेंड मतलब कोई ऐसा नहीं होता है कोई बड़ा सा डंडा होता है, कोई बड़ा सा किताब होता है, ऐसा थोड़े नहीं है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मुझे फी चाहिए, आप पढ़ोगे तो, अब फी क्या होता है? कैश में तो फी देते हो ना आप, वैसे डिविडेंड इज जस्ट लाइक एज द कैश व्हिच इज गिवन बाय द कंपनी एज अ रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर्स। क्लियर है मेरी बात? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई हॉस्पिटल है, एनी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, कोई रिसर्च एसोसिएशन है, कोई यूनिवर्सिटीज है, इनको एज अ वॉलंटरली कुछ कंट्रीब्यूशन मिला,
वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन मिला। मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरे सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और हमें फी देके जाते। एक बच्चे ने आया बोला सर आपका फी तो हमने पढ़ने के लिए दिया, ये आप 10,000 रुपीज और रखो फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, आप एडुकुंज के नाम पे मैं आपको ये दे रहा हूं। ये हमारा इनकम होगा कि नहीं होगा? हुआ ना इनकम, उसको भी इनकम कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात ना? नंबर 4, द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स और प्रॉफिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। सर हम लोगों को ये वर्ड कभी फिर मिलेगा क्या टैक्स पढ़ते वक्त? इतनी बार मिलेगा, इतनी बार मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे। कितनी बार मिलेगा? बहुत बार। तो अभी परक्यूजिट्स वर्ड मिला है, और अगर मतलब आपको याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं याद करा दूंगा। ठीक है। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। एनी स्पेशल अलाउंसेस, ये सभी इनकम कंसिडर किया जाता है। Any allowances granted to the assessor to meet his personal expenses at the place where the duties of his office or employment or of profit are ordinarily performed by him। जैसे कोई अगर मान लो एसएससी है, इंडिविजुअल एसएससी है, और वह जॉब करता है और उसको अपने ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रॉफिट के पर्पज से उसको कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस मिलते हैं। फॉर ऑफिस के काम को कंप्लीट करने के लिए उसको कोई पर्सनल एक्सपेंसेस मिलते हैं, दैट पर्सनल एक्सपेंसेस money will be also considered as the income for that peoples। उसके लिए भी वह इनकम कंसिडर किया जाएगा। ये सभी आपका पर्सन के डेफिनेशन में आता है। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट्स whether convertible into money or not obtained from a company either by a director or by a person who has substantial interest in the company। मतलब ऐसे कोई भी बेनिफिट जो कंपनी को उसके डायरेक्टर से या कंपनी के किसी भी रिलेटेड पर्सन से रिसीव हो रहा है जिसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना मतलब जिसका कंपनी में मोर देन 20% शेयरिंग्स है, तो भी इसको कंपनी के लिए क्या कंसिडर किया जाएगा? वॉलंटरली ट्रांसफर होगा। वॉलंटरली मतलब खुद की इच्छाओं से दिया है, तब ऐसे सिचुएशन में भी इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? यहाँ पे इनकम कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग द डेफिनेशंस ऑफ द इनकम इन टोटल। इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स और मार्क कर लो, 9, 10, 11 जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 13 लॉटरी वाला समझाता हूं। 14 और 15 में आपको समझाता हूं। 14 और 15 में आपको समझाता हूं। अजय, तो कोई भी ये सब जो वर्ड आप पढ़ रहे हो ना, ये आप कौन सा हेड में जाके पढ़ोगे पता है? IFOS में। IFOS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी इसमें टाइम है इसको पढ़ने में। देखिए, अगर हमें लॉटरी से इनकम होता है, कोई पजल्स खेल करके इनकम होता है, पजल से भी हम लोग कई बार जीतते हैं, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम से, अदर गेम्स से। आजकल तो बहुत सारा मोबाइल पे ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं जो क्रिकेटर लोग ऐड करते रहते हैं बहुत दिन भर, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे गैम्बलिंग से, जुआ खेल करके, बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म, बेटिंग करना, बाजी लगाना किसी से, किसी भी तरीके से ये अर्निंग करते हो ना, गवर्नमेंट बोलता है कि इसके ऊपर भी हमें टैक्स लेंगे। हमें, आप चोरी करके भी अर्निंग कर रहे हो, हमें टैक्स चाहिए। नहीं समझे मेरे बात को? इनकम उन सबको वह इनकम कंसीडर करता है। समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉटरी इनकम, ये भी कंसिडर किया जाएगा आपका इनकम अंडर फ्रॉम इनकम। कार्ड गेम्स और एनी गेम ऑफ एनी सॉर्ट, ये सभी इससे जिससे भी इनकम जनरेट होगा सबको इनकम कंसिडर करती है, सबको इनकम कंसिडर किया जाता है। हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? इनकम का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट मीन सीबीडीटी एक्ट ने उसको लिख करके दे दिया। सीबीडीटी किस काम के लिए रखा गया? एक्ट को कंट्री में फॉलो कराने के लिए, कि देश का लोग पूरा इस कानून को मानेगा, इसलिए सीबीडीटी बना। तो ये सभी आपका इनकम बोला जाएगा।
सभी, ऑल विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम। सर सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं क्या? नहीं, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स अभी जो जो मैं आपको मार्क कराते हुए चलता हूं उन उन पॉइंट्स को आपको पढ़ने हैं। जैसे ये सब पॉइंट आप आगे चल के पढ़ोगे, ये आपका पढ़ोगे कैपिटल गेन हेड में आप पढ़ाई करोगे। देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विच इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट्स। आपका कुछ इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है। आपका कुछ स्टॉक था बिजनेस का, आप बिजनेस तो आप बंद कर रहे हो, आपने उस स्टॉक को अपने घर में ट्रांसफर कर लिया, उसको भी इनकम कंसिडर किया जाएगा, बिजनेस इनकम। समझ आ रही मेरी बात ना? जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोथ के आपके बिजनेस थे, अब कुछ 100 क्लोथ ही आपके शॉप में बचे थे और आप क्लोथ का बिजनेस बंद करने वाले थे, अपने पूरा का 100 क्लोथ अपने घर पे रख लिए, तो वह आपके बिजनेस के लिए इनकम कंसिडर हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात ना? उसके ऊपर भी आपसे टैक्स लेगा। बोलोगे हम तो अपने घर में ही रखे, फिर भी टैक्स दो, इनकम कंसिडर होगा। तो ये डेफिनेशंस जो आपको लर्न नहीं करने हैं पूरे, समझ आ रही मेरी बात ना? पूरे के पूरे लर्न करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है और इसे करना भी नहीं है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया, प्रॉपर्टी सेल करके कौन से हेड में इनकम आएगा आप बताओगे? प्रॉपर्टी सेल करके कौन से हेड में अर्निंग आएगा? कैपिटल गेन में। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके। अब आ जाओ इंडिया का डेफिनेशन। इंडिया का, सर क्या जरूरत पड़ गया इनकम टैक्स एक्ट को इंडिया का डेफिनेशन देने का? ऐसा क्या बात हो गया भाई? इंडिया का वो डेफिनेशन नहीं देता ना, तो इंडिया के कुछ पार्ट्स के लोग बोलते कि हम तो इंडिया के हैं ही नहीं, हम टैक्स क्यों दे? बोल सकते थे। तो भाई लोगों को बोलेगा ना, बोलेगा कि क्या प्रूफ है कि हम इंडिया में हैं? हम खड़े हो जाएंगे जाकर के एकदम बॉर्डर बॉर्डर एरिया में, हम हमारा विलेज है या बॉर्डर एरिया में हमारा टाउन है, हम बोलेंगे क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि हम इंडिया के हैं, हम टैक्स क्यों दें? तो गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को ही डिफाइन कर दिया, पूरे इंडिया को डिफाइन कर दिया गवर्नमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने। अच्छा, ये इंडिया का डेफिनेशन आपको और एक बार पढ़ने मिलेगा जब आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो, ठीक है? दोबारा से आपको पढ़ने मिलेगा, लेकिन फिलहाल पढ़िए। इसमें ज्यादा कवरेज किया क्योंकि इनकम तभी तो ज्यादा जगह से कवर होगा ना। अब इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन समझते हो? ओशन, ओशन नहीं जानते हो क्या? समुद्र, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो इंडियन वाटर है, पता है आपको? जो ओशंस है ना, ओशंस में भी वाटर का डिवीजन किया हुआ है कि इतना डिस्टेंस तक का वाटर इंडिया का है, उसके बाद दूसरे कंट्री का वाटर शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है मेरी बात? उधर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है उस कंट्री के गवर्नमेंट से। इंडिया का अगर कोई शिप जाएगा तो परमिशन के थ्रू ही जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। पता है क्या आपको ये बात? तो मान लो कोई ऐसा पर्सन का बिजनेस है जो ओशन से ही अर्निंग करता है। सर ओशन से कैसे अर्निंग हो सकता है? फिशिंग करके, और भी तो कई सारे तरीके हैं ओशन से अर्निंग करने का। मैं जस्ट एक फिशिंग बताया जिसको आप लोग भी मानने को तैयार हो, हाँ सर फिशिंग हो सकता है, पॉसिबल है। फिशिंग से अर्निंग करेगा, बोलेगा कि हम तो पानी से पकड़ के लाए हैं, बहुत गहराई तक गए थे, बहुत दूर तक गए थे, कैसे दे टैक्स? बोला कहां पे पकड़ा जाके तुम? बोला ये तो कुछ दूर तक 10 किलोमीटर आगे गए थे। बोला बेटा वो इंडिया ही है, वहां तक का वाटर इंडिया ही है, और आप दूसरा वाटर में जा नहीं सकते हो विदाउट परमिशन। जाओगे तो उस कंट्री का नेवी आपको जान से मार देगा, इंडिया गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप जा नहीं सकते, बिना परमिशन आप कुछ नहीं कर सकते। इधर तो कर भी लेते हो ना कुछ गलती, शहरों में रह के आप बॉर्डर एरिया पे ऐसी कुछ हरकत नहीं कर सकते हो, मारे जाओगे सीधे, या तो आपकी आर्मी मार देगी या दूसरी की आर्मी मार देगी, आपको मार ही देगी। समझ आ रहा है ना आपको? तो यहां पे इंडिया का पूरा डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 1 में भी इंडिया का टेरिटरी बताया गया है कि इंडिया कितने एरिया में फैला हुआ है। समझ आ रहा है ना? कौन सा, जैसे अभी मान लो कभी कभी आप देखते हो कोई स्टेट का
चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई कर लेता, कल को तो वो बोल सकता है ना कि हम तो इंडिया नहीं है, आज से हमारा राज्य को अलग देश घोषित कर दो, बोल सकता है ऐसा, ऐसा बोल सकता है? पावर है बोलने का? किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर है क्या बोलने का? भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि तुम्हारा वह जगह भी इंडिया के डेफिनेशन में लिखा आएगा। कहां पे लिखा गया? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। बोल नहीं सकते, पावर ही नहीं। ऐसा कर रहा है मतलब आर्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को तोड़ रहा है, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? सो टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वह इंडिया है। इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सी बेड मतलब समुद्र के किनारे का एरिया, सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, वाटर के नीचे का जो सॉइल है ना, उस पे से भी कोई अर्निंग्स का तरीका निकाल दिया ना, और अर्निंग करके लाएगा, बोलेगा हम तो जमीन के गहराइयों के मिट्टी, उधर से मिट्टी निकाल करके उसको बेच रहा है। समझ में आ रहा है ना? समुद्र से निकाल करके लोग, बहुत सारे लोग मतलब क्या करते हैं, जैसे रिवर है, रिवर से निकाल के सैंड लोग सेल करते हैं, बोले वो तो जमीन के अंदर से निकाले थे, वो इंडिया थोड़े ना है बेटा, वो भी इंडिया है, देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वह भी इंडिया है, उससे भी अगर आप अर्निंग करते हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। क्लियर है क्या? कंटिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एनी अदर स्पेसिफाइड मेरीटाइम जोन और एनी एयर स्पेस, ये जो फ्लाइट आप देखते रहते हो, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स को आकाश में उड़ते हुए, एयर स्पेस भी बटा हुआ है, एयर स्पेस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे कंट्री का एयर स्पेस कितना है, वहां जाने के लिए कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोलकाता से मान लो मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, कोलकाता से मान लो मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, तो ये एक एयर स्पेस में जो फ्लाइट जाएगा उड़ करके, वह किसी फॉरेन के एयर स्पेस को होके जाता है, अपना कंट्री का एयर स्पेस में जाता है। कोई रोक लेगा क्या? नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को जाना है लंदन, मेरे को जाना है रसिया, मेरे को जाना है दुबई, तब तो मेरे को दूसरे किसी कंट्री को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, और हमारी कंट्री का अगर फ्लाइट जाएगा तो उसका एयर स्पेस को यूज करना ही पड़ेगा। परमिशन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। अच्छा, क्या पाकिस्तान का कोई फ्लाइट हमारे कंट्री के ऊपर से उड़ के जाता होगा कि नहीं? दूसरे कंट्री में जाना होता होगा तो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। पाकिस्तान से इंडिया आने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान से कोई और कंट्री में जा रहा होगा और इंडिया का एयर स्पेस उसको यूज करने का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पता चलेगा रास्ता में इंडिया आएगा ही आएगा, उसके बिना तुम जा ही नहीं सकते हो, तो उसके लिए परमिशन होता है। समझ आ रहा है ना? सभी लोग सभी को एयर स्पेस में स्पेस देते हैं जाने के लिए। तो परमिशन तो रहता है ना, वो सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। वो परमिशन आर्मी के थ्रू मिलते हैं, इंडियन आर्मी के थ्रू, मतलब एयरफोर्स के थ्रू। समझ आ रहा है ना? हमारे भी तो जाते हैं ना, तो उनके भी तो हम लोग को जाने देना पड़ेगा ना। ये एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, ये सब इंडिया है, सब इंडिया। ठीक है, सब इंडिया के डेफिनेशन में आता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब आइए सर, ये सब क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप? ये तो कल ही पढ़ा दिए थे आप, कल बताया था ना मैं। अपना एग्जाम्स हम लोगों को कब देना है भाई? मैं एक बार ध्यान से आपको बताने जा रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स मई एंड नवंबर 2023 एंड जून एंड दिसंबर 2023 एग्जाम्स देंगे, उनके लिए प्रीवियस ईयर होगा 22-23 और असेसमेंट ईयर होगा 23-24। अच्छा सर, अगर किसी को 24 के मई जून
नवंबर दिसंबर अगर एग्जाम्स देना होगा तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, ये भाई बता दीजिए। आप लोग खुद बताओगे भाई, एक साल आगे बढ़ जाएगा, तब जो अभी असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा, 23-24 प्रीवियस ईयर हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो आप लोग जिनको एग्जाम्स इस टाइम पीरियड में देना है उनके लिए प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर इज नोन एज द इनकम ईयर। सर ये बात मैं बता चुका हूं क्या? जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में जाके हम टैक्स पे करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। समझ आ रही मेरी बात ना? अच्छा, इसके बाद देखिए असेसमेंट ईयर का भी डेफिनेशन आपको दिया गया। ये डेफिनेशंस जो दिया गया है ये डेफिनेशंस इनकम टैक्स एक्ट में ही लिख करके दिया हुआ। बात समझ आ रही है आपको? देखिए असेसमेंट ईयर क्या है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 9, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 9, असेसमेंट ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने मंथ का ये पीरियड है? 12 मंथ, कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल एवरी ईयर स्टार्ट होता है एंड एंडेड ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म होता है। The year in which income is earned is the previous year and such income is taxable in the immediately following year. Immediately following मतलब आने वाले साल में। जिस ईयर में हम अर्निंग करते हैं उसी ईयर में टैक्स देते हैं ना आने वाले ईयर में टैक्स देते हैं? आने वाले ईयर में टैक्स देते हैं। तो फॉलोइंग ईयर उसको बोलते हैं इज द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से फॉर एग्जांपल इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 22-23, जैसे अभी हम लोग का ईयर 22-23 चल रहा है, इस 31 मार्च 23 तक जो भी मैं अर्निंग करूंगा उसके ऊपर मुझे टैक्स अगले ईयर में 31 मार्च 23 के बाद मुझे देना पड़ेगा, तब ईयर स्टार्ट हो चुका होगा 23-24। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से बिगिन होता है और 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है भाई? प्रीवियस ईयर सेम टू सेम है भाई। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस ईयर में टैक्स, जिस ईयर में अर्निंग्स जनरेट किया जाता है उस ईयर को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जो असेसमेंट ईयर के 1 ईयर पहले ही आता है। ठीक है? अच्छा, क्या कैलकुलेटेड ईयर भी होता है? असेसमेंट ईयर को कैलकुलेटेड ईयर बोला है नहीं? तो पहला साल का हिसाब असेसमेंट ईयर में ही तो होता नहीं, सिर्फ हम लोग उसको टैक्स ईयर बोलते हैं, कैलकुलेटेड ऐसा कुछ नहीं। हाँ, टैक्स ईयर। अच्छा, अब देखिए यहां पर समस्या क्या है। कोई जरूरी है क्या कि कोई भी पर्सन जब अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो एकदम 1 अप्रैल से ही बिगिन करेगा? ऐसा रिक्वायर्ड है क्या? जैसे मान लो 22-23 चल रहा है, चल रहा है, इसका 1 अक्टूबर से भी तो कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। 1 अक्टूबर के पहले तो उसका बिजनेस था ही नहीं, 1 अक्टूबर से भी वह क्या कर सकता है? अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है। देखिए प्रीवियस ईयर इज द इनकम ईयर। इसको कौन सा ईयर हम लोग बोलते हैं? इनकम ईयर बोलते हैं। अभी इस पॉइंट पे आप चले आइए। बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इन सच अ केस previous year shall be the period beginning on the day of the setting of the business and ending on the 31st March of the said financial year। जैसे मान लीजिए 22-23 इज रनिंग, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 22-23 प्रीवियस ईयर चल रहा है। मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया 1 अक्टूबर को। कब किया? 1 अक्टूबर को।
तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर पूरे 1 ईयर का होगा कि 6 मंथ का होगा? 6 मंथ का होगा। मेरे लिए प्रीवियस ईयर 1 ईयर कंसिडर किया जाएगा कि 6 मंथ? 6 मंथ। कब से? माई प्रीवियस ईयर इफ आई सेटेड माई न्यूली सेटअप बिजनेस on 1st of October 2022, then its financial year, this financial year will end on 31st March 2023, and as well as my previous year will also end on 31st March 2023. कब तक, कब से कब तक चलेगा? 1st अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 एंड जनवरी, फरवरी, मार्च 2023, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? फिनिश। ठीक है, तब ऐसे बिजनेस के लिए 3 महीने का ही प्रीवियस ईयर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं? अनडिस्क्लोज्ड, नाम समझ में आ रहा है? जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट बोलता है ना कि आप कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, वैसे सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। आपको एग्जाम्स में पूछता है कि व्हाट आर द अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, तो सिर्फ ये नाम आपको लिखना होगा। नहीं समझे मेरे बात को आप लोग? ये नाम लिखना होगा। सर सेक्शन के साथ लिखना होगा? बिल्कुल नहीं, आप सेक्शन के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है मेरी बात? आप सेक्शन के साथ नहीं लिखेंगे, विदाउट सेक्शन आप लिखेंगे, नंबर फुल मिलेगा। व्हाट आर द अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, इसको लर्न करना है, समरी नोट्स लिखते वक्त इसको उसमें शामिल करना है। क्लियर है मेरी बात ना? पहला, सबसे पहला अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, हमने बहुत सारे लोगों को कैश में क्रेडिट दिया है और उधर से इंटरेस्ट ले रहे हैं, गवर्नमेंट को हम बताना नहीं चाहते। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इन सबका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, चिंता ना करें। नंबर 3, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पता चला हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत सारा किया हुआ, लैंड परचेज किया हुआ है, बैंक में बड़े बड़े एफडी किए हुए हैं, और इसको हमने गवर्नमेंट को दिखाया ही नहीं है। बुक ऑफ अकाउंट्स में हम अपने, मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स में हम इनकम दिखाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट, तभी तो पता चलेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर कितना अर्निंग आ रहा है। बुक में हम दिखा ही नहीं रहे। फिर अनएक्सप्लेन्ड मनी, ऐसा मनी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने पूछा भैया ये पैसा आया कहां से, पता नहीं है। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड मनी। इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। ऑन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट क्या करता है? इनकम मान लेता है। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े खर्चे किए, एक साल में आपने बड़े से बिल्डिंग्स बना लिए, बंगलो बना लिए, 2-3 महंगे महंगे कार परचेज कर लिए, 20 लाख रुपए की रोलेक्स की वॉच परचेज कर लिया, मतलब एकदम टॉप लेवल का एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, हाई एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट आपसे पूछेगा ना कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ योर एक्सपेंडिचर, बोले खर्चा किया मैंने, अर्न करके खर्चा किया, तो कहां से अर्न किया ये तो बता, अर्न कहां से किया? आप अगर नहीं बता पाते हो, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आप खर्च तो कर रहे हो लेकिन कहां से ये पैसे आए कि आपने खर्च किया, ये आप नहीं बता पा रहे हो, उसको भी इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है, दैट ऑल एक्सपेंडिचर विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम। और अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, हुंडी इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, पुराने जमाने में चलता था। तो ये सभी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम है, इन सबके नेम आपको याद रखने हैं। ये सभी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम के नेम आपको, एटलीस्ट नेम आपको याद रखने हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसके बाद देखिए, इन सभी का एक्सप्लेनेशन है। हम लोगों ने सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? कैश क्रेडिट। दूसरा हमने क्या पढ़ा? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट।
नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा, अनएक्सप्लेन्ड मनी। नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड मतलब डिस्क्लोज किया लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्क्लोज किया हुआ, पूरा डिस्क्लोज नहीं किया। फिर इसके बाद अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ये सभी है। तो सबसे पहला हम लोग सेक्शन नंबर 68 इससे बिगिन करेंगे, है ना। सबसे नंबर 1 कैश क्रेडिट से हम लोग बिगिन करेंगे, कैश क्रेडिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा बच्चों, कैश क्रेडिट से हम लोग बिगिन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट क्या होता है, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम है। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 68 में इसको डिफाइन किया गया। कैश क्रेडिट वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ द एसएससी and the SSC offers no explanation about the nature and source, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer. Who is assessing officer? Assessing officer AO कौन होता है? AO मतलब assessing officer। ये CBDT का ऑफिसर होता है भाई, CBDT का ऑफिसर होता है। AO कौन होता है? CBDT का ऑफिसर होता है। ये मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में अचानक से 3 करोड़ रुपीज आ गए। आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने का, मार देंगे जान से उसको, और आपको 3 करोड़ रुपया उसके लिए मिल गए। अब आप 3 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, होता है ना, बहुत बड़ा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ा, बुलाया, असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछा कि आपके बैंक अकाउंट में इतने सारे क्रेडिट हो रखे हैं, ये फंड कहां से आया? 3 करोड़ एक बार में नहीं आया था, पार्ट पार्ट में आया था, बहुत बार। तो बोला ये सारे एक साल में आपकी अर्निंग्स है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन योर अर्निंग्स? जैसे मेरे से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा तो मैं बताऊंगा ना कि देखो भाई मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सभी लोगों ने अमाउंट भेजा है, सबका अकाउंट नंबर है इधर। समझ आ रहा है मेरी बात? मेरे पास तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ऐसा कोई एसएससी जो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है और उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड हो रखा है, तब क्या होगा? बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड हो रखा है, then where any sum of amount credited in the book of accounts of the SSC and SSC is not able to give any explanations to the assessing officer about the earnings and giving explanation which is not satisfactory, और explanation दे भी रहा है ना तो कुछ बहाने बनाने टाइप का explanation दे रहा है जिससे assessing officer satisfied नहीं है, then वैसे भी earnings को वह क्या मान लेगा? उसका वैसे सारे अमाउंट को वह उस प्रीवियस ईयर में इनकम मान लेगा और बोलेगा कि इसके ऊपर फिर टैक्स दो। समझ आ रही मेरी बात ना? टैक्स लेके रहेगा। सम सो क्रेडिटेड में बी चार्ज्ड एज इनकम, देन जितना भी आपके पास अमाउंट आपके अकाउंट में आया हुआ है जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, उन सभी को इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा और जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा होगा उसके अगले ईयर में जाकर के असेसमेंट ईयर में आपको उस इनकम के ऊपर इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा, उसको डिम्ड इनकम बोलते हैं, और फिर इसके ऊपर आपको जाकर के असेसमेंट ईयर में टैक्स का पेमेंट करना होगा। क्लियर है मेरी बात? कैश क्रेडिट अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम होता है, इसके ऊपर इनकम कंसीडर हो जाएगा तो टैक्स देना होगा आपको। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, एकदम ना टॉप जो भी कुछ है सब मैं बता दे रहा हूं आपको। मास्टर चीज आप लोग सीख रहे हो, इन सारे लेक्चर्स को आप दोबारा भी देख सकते हो। समझ आ रहा है ना? आपके पास ही होगा ये सारा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वेर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है? अप्रैल से बिगिन होकर के मार्च को खत्म होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जो जनवरी से दिसंबर खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर को खत्म होता है, तभी तो हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। देखिए, वेर इन द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year, immediately preceding the assessment year, immediately preceding the assessment year का मतलब क्या होता है?
असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला साल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। द एसएससी हैड मेड इन्वेस्टमेंट, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में, एसएससी कौन होता है आज ही के क्लास में पढ़ाया हूं, आज का क्लास ही वहीं से स्टार्ट हुआ एसएससी से, है ना। एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया प्रीवियस ईयर में, विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन। एसएससी इन्वेस्टमेंट किया है बड़ा बड़ा, 10 करोड़ रुपए का एफडी कर दिया, 2 करोड़ रुपए का एलआईसी कर दिया, बड़ा बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 15 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, एंड उसने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। समझ आ रहा है मेरी बात ना, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया भी है। एसेट साइड में अपना इंडिविजुअल का भी बुक ऑफ अकाउंट्स बनता है। अरे सोल प्रोप्राइटर का क्लास 11 में फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा है तुम लोग? पढ़ा है ना फाइनल अकाउंट, यस। तो उसका भी एसेट्स होता है, और या तो कुछ बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं है, एओ ने उसे पकड़ा। एओ कौन होता है? सीबीडीटी का ऑफिसर होता है। सीबीडीटी का ऑफिसर ने उसको पकड़ा तो बोला कि भाई एक्सप्लेनेशन दो कि ये इन्वेस्टमेंट तुमने कहां से किया, एंड ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस सोर्स से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, और जो एक्सप्लेनेशन ऑफर करा हुआ एक्सप्लेनेशन क्या है? सेटिस्फैक्टरी नहीं है, सेटिस्फाई करने लायक नहीं है इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। देन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर टैक्स्ड एज, तब उन सभी इन्वेस्टमेंट को अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया और डिससेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशंस दिया, तो वह सभी इन्वेस्टमेंट को असेसिंग ऑफिसर डिम्ड इनकम कर लेगा। डिम्ड मतलब मान लेना, डिम्ड मतलब क्या होता है? मान लेना, अज्यूम कर लेना। उस इनकम को डिम्ड इनकम कंसीडर कर लेगा, और उसके ऊपर तब एसएससी को टैक्स का पेमेंट करना होगा असेसिंग ऑफिसर को। समझ आ रहा है ना? असेसिंग ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करते हैं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, इसके बाद वाले क्या है भाई? देखो ध्यान से, अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी, where in any financial year SSC is found to be the owner of any money, मनी का ओनर बन गया, बुलियंस, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स। अभी हमारे कोई पॉलिटिकल लीडर पकड़ाया था ना हमारे स्टेट में, अभी बहुत पैसों के साथ उसके घर में मिले थे भाई। उनसे पूछा गया कि भाई ये सब आया कहां से, इतने सारे ज्वेलरी, इतने सारे कॉस्टली स्टोन्स। बुलियंस क्या होता है? कॉस्टली स्टोन होता है जो करोड़ों लाखों रुपए के दाम के होते हैं। ये सब आया कहां से? ये मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल्स, मतलब उनके जो प्लेट है सब सोने के हैं, बहुत सारे प्लेटिनम एक्सेट्रा इनके घर में मिला। ये सब फ्री में मिलता है क्या? रास्ता में गिरा रहता है प्लेटिनम, हम लोग भी उठा के रख लेता, ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहां पे ये सभी कुछ है, एंड द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, और उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करके नहीं रखा है। एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, जब एसएससी से पूछा गया कि भैया ये सारे बुलियंस जो है आपके पास, ये सारे जो कॉस्टली अप्लायंसेस आपके पास, ज्वेलरी है, मनी है, आप इस सब के ओनर हो? बोला हाँ ओनर है, हमारा है, मालिक है हम, ऐसे बोलना शुरू किया। लेकिन पूछा गया आया कहां से, क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है आपका? नो एक्सप्लेनेशन। तब क्या किया जाएगा? उन जितना वैल्यू का वो सब होगा ना, मनी, बुलियंस, ज्वेलरी, उन सभी उतने वैल्यू का उसका इनकम कंसीडर कर लिया जाएगा। देखिए, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब खरीदना, एक्विजिशन मतलब खरीदना, मतलब किस सोर्स से खरीदा है। अरे भाई तुम खरीद के ही लाया होगा ना, तो खरीद के लाया होगा तो किस सोर्स से खरीदा। एक्विजिशन ऑफ सच मनी, बुलियन एक्सेट्रा, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये बुलियन तो हमारी मामी ने दिया था, ये वाला ज्वेलरी तो हमारे भैया ने दिया था, ऐसे कर करके झूठ बोल रहा है, ये दिया था वो दिया था। तो एक्सप्लेनेशन से असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है। देन मनी एंड वैल्यू ऑफ बुलियंस एक्सेट्रा, मनी और उस बुलियन का वैल्यू, जितना वैल्यू का मनी और बुलियंस होगा, ज्वेलरीज होगा, उस पूरे वैल्यू को उस प्रीवियस ईयर में एसएससी का इनकम कंसीडर कर लिया जाएगा और उसके ऊपर उसको टैक्स देना होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट किया लेकिन बुक ऑफ अकाउंट्स में आधा अधूरा दिखाया है, मतलब 4-5 जगह पे इन्वेस्टमेंट है तो 2 इन्वेस्टमेंट दिखाया, 3 को गायब कर दिया। ऐसा क्यों किया एसएससी? ताकि किसी को डाउट नहीं होगा कि ये पूरा अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया है कि नहीं दिखाया। वेर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एसएससी हैज मेड इन्वेस्टमेंट, एसएससी ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, और इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, एंड द असेसिंग ऑफिसर हैड फाइंड्स द अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखिएगा फिर से। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया और फाउंड और इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी, और ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कुछ ऐसे बुलियंस है, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स है जिसका वो ओनर है, एंड असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स दैट द अमाउंट स्पेंट और मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट, अमाउंट जो खर्चे किए गए इसकी तरफ से या जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं बुलियंस, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स को परचेज करने के लिए, रिक्वायरिंग सच आर्टिकल एक्सीड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चंस के बुक ऑफ अकाउंट्स में भी अमाउंट दिए रहते हैं। अगर क्वेश्चंस में जो आपके यहाँ पे सच अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है 2000 रुपए का, 2000 लाख रुपए का, और टोटल उसका इन्वेस्टमेंट है 5000 लाख रुपीस का। जितना है उतना दिखाया है कि कम करके दिखाया है? जितना है उतना है। जितना बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा है 2000 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट से ये ज्यादा है। एक्सीड करना मतलब क्या होता है? ज्यादा। एक्चुअल वाला ज्यादा है लेकिन बुक में कितना दिखाया गया? कम। देन maintained by the SSC, and SSC offers no explanation, and the explanations given by the SSC is not satisfactory before the assessing officer. Then the such excess value यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना है? अरे डिफरेंस बोलो ना, इसका कितना का डिफरेंस है? 300 लाख का। जो एक्सेस वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? जैसे आपके इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट दिखाया 2 लाख रुपए का, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 10 लाख रुपए का, तो एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट आपने किया और बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं आपने लिखा है ताकि टैक्स देना पड़ जाएगा, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगा? जो एक्सेस अमाउंट है उसको गवर्नमेंट कंसिडर कर लेता है डिम्ड इनकम, और उसके ऊपर आपको देने होंगे इनकम टैक्स। समझ आ रहा है मेरी बात? ये सभी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम है जो लोग किसी तरीके से अपने टैक्स को कम करने के लिए, टैक्स अपने अर्निंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को छुपाना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। भाई खर्चे कहां से कर रहे हो इतने ज्यादा? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, वेर इन एनी फाइनेंशियल ईयर the SSC has incurred any expenditure and the offers no explanation about the source of such expenditure. SSC बहुत एक्सपेंडिचर कर रहा है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर रहा है। भाई एक्सपेंडिचर मतलब नए नए घर बनाना, जो मॉडर्न एज के अप्लायंसेस है वो सभी परचेज करना, व्हीकल परचेज करना, प्रॉपर्टी और परचेज करना, ये सभी काम कर रहा है, एक्सपेंडिचर तो कर रहा है। जब असेसिंग ऑफिसर ने उससे पूछा कि असेसिंग ऑफिसर मैं हूं और आप बताइए कि आप जो ये सब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये सारे इनकम्स कहां से आपने जनरेट किए हैं? एंड द एसएससी इज नॉट गिविंग द एक्सप्लेनेशन और गिविंग द एक्सप्लेनेशन व्हिच इज नॉट सैटिस्फैक्टरी बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, देन द अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर व्हिच इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शंस। तब इसके ऊपर डिडक्शंस उसको नहीं मिलेगा। जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर होगा, जिसका वह सही एक्सप्लेनेशन दे देगा उसका तो ठीक है, लेकिन जितना वैल्यू का एक्सपेंडिचर उसने किया है और राइट एक्सपेंडिचर का वह अगर पूरा डिटेल नहीं दे पाता है, तब ऐसे सिचुएशन में जितना उसका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर होगा वह पूरे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, रिपेड ऑन हुंडी, वेर एन अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी और एन अमाउंट ड्यू देयरऑन इज रिपेड अदर देन थ्रू अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक। बिना चेक का हमने क्या कर दिया? बोरो किया और बिना चेक का हमने उसका रिपेमेंट कर दिया। देन
क्या हो जाएगा यहाँ पे, द अमाउंट सो बोरोड और रिपेड, जितना का बोरो हुआ, जितना अमाउंट रिपेड हुआ है, ऑल विल बी डिम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग। जो पर्सन बोरो कर रहा है उसका इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा, या फिर जो रिपे कर रहा है उसका इनकम कंसिडर किया जाएगा, और फिर उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना होगा एसएससी को। समझ आ रही मेरी बात? फिर से मैं दोबारा ये पॉइंट को बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके पास बोरोड फंड है, बोरोड फंड मतलब कर्ज लिया हुआ मनी, या आपने कुछ मनी रिपेड किया और विदाउट अकाउंट पे चेक कर रहे हो, चेक के थ्रू आप नहीं पेमेंट कर रहे हो, चेक के थ्रू पेमेंट करने से तो बैंकिंग में चला जाएगा ना, नहीं करो, कैश में कर रहे हो, देन जितना अमाउंट आपने बोरो किया या जितना बोरोइंग की वजह से आपने रिपेड किया, वह टोटल मनी को रिपेइंग, बोरोइंग किया और रिपेइंग किया प्रीवियस ईयर में, उन सभी को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, डिम टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन, एसएससी का इनकम कंसिडर कर लेंगे, और वैसे इनकम के ऊपर एसएससी को टैक्स का पेमेंट करना होगा। समझ आ रही है मेरी बात ना? अच्छा, इसके बाद से यहां पे कुछ सर्टेन केसेस एक्सप्लेनेशंस टू दिस रूल्स को से रिलेट करता हुआ, और आपका सम्स भी अगले क्लास में स्लैब वगैरह सम्स चालू हो जाएगा। तो अगला क्लास जब इसका भी रहे तो आप अपना कॉपी बिल्कुल मिसिंग नहीं करेंगे, कॉपी आपको कैरी करना होगा, बिकॉज अगले क्लास में आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज का आपका जो सेशन है यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।